हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग वुमन स्टडी। आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस का एकदम धमाकेदार क्वेश्चन और एक बहुत ही साधारण तरीके से बनाया गया क्वेश्चन। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम्स में, मैट्रिक एग्जाम में धमाका मचा देना है, एकदम से तोड़ फोड़ देना है। तोड़ना फोड़ना नहीं है, मतलब कि अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस की मुख्य उद्देश्य क्या? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति बहाल करना था, यानी कि वहां शांति लानी थी। और दूसरा हो जाएगा, विजयी राष्ट्रों को पुरस्कार देना तथा हारे हुए राष्ट्रों को दंड देना था, यानी कि जो वहां के जो राष्ट्र विजय हुए थे, जो जीते हुए थे, उनको पुरस्कार देना था, और जो राष्ट्र जो है हार गए थे उन्हें दंड देना था। ये वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। चलिए तीसरा देखते हैं, जहां तक संभव हो सके क्रांति के पहले की व्यवस्था को फिर से स्थापित की जाए। तो इस तरह से हमने वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया बच्चों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बच्चों चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि एक देश दूसरे देश से आपसी वैचारिक मतभेद के कारण टकराते हैं, जो जुबानी जंग हुए। इस जुबानी जंग को ही शीत युद्ध कहते हैं। मतलब ये कि जो शीत युद्ध वैसा युद्ध होता है जिसमें हथियारों का यूज नहीं होता है, बल्कि एक देश दूसरे देश से अपने बोली से, अपने बात से लड़ाई करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन कमीशन। बच्चों साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। कब बना था साइमन कमीशन? 1927 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में बना था बच्चों? तो सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में बना था। इसके संबंध में निर्णय विदेशियों के द्वारा किया जाना था। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। भारत के स्वशासन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, तो पूरे भारत में विरोध हुआ। मतलब ये कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, और वो 3 फरवरी 1928 को बंबई यानी कि भारत पहुंचा, जिसके कारण भारतीयों ने उसका जोरदार विरोध किया। तो चलते हैं बच्चों, आप लोग साइमन कमीशन के बारे में भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से आपका क्या अभिप्राय है? तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या कमजोर देश पर आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपना अधिकार कर लेता है, तो वह गरीब या कमजोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है, और उपनिवेश बनाने की इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब ये कि जो देश बहुत कमजोर है उस पे आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से अपना हक जमा लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, हुआ आंदोलन क्या है? तो हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। तो हुआ आंदोलन के बारे में बच्चों आप लोग जान गए होंगे कि हुआ आंदोलन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है? तो बच्चों सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुने हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है, और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्व का पालन करेगी। तो बच्चों लोकतंत्र में सूचना का अधिकार भी आप समझ गए होंगे
कि इसमें जो है सरकार के द्वारा यानी नागरिकों को चुना जाता है और सार्वजनिक तो लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है। जैसे हमारे देश में अगर किसी को जैसे प्रधानमंत्री का अगर हमें चुनाव करना हुआ तो सभी जनता मिलकर उनको चुनती है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सूचना का अधिकार कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो राजनीतिक दलों के निम्नलिखित कार्य हैं। ये सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करती है, यानी कि सरकार तथा जनता के बीच काम करती है। दूसरा हो जाएगा, ये राष्ट्र हित के अनुकूल जनमत बनाते हैं, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो उस राष्ट्र के लिए हो सके उसके प्रति वो जनमत बनाते हैं। और तीसरा हो जाएगा, निर्वाचन के समय प्रत्याशियों का चयन करते हैं ताकि अच्छा प्रत्याशी चुने जो हमारे देश के लिए काम करे। और अगला चौथा पॉइंट हो जाएगा, शासक दल की निरंकुशता पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा था 2 प्रमुख कार्य, हमने यहाँ पे 4 लिखा दिया है। उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग इसको याद करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संघीय शासन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है बच्चों। पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण। समझ जाइएगा, संघीय शासन की 2 विशेषताओं में से पहला विशेषता है सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा दूसरा विशेषता हो जाएगा सत्ता का संविधान के द्वारा स्पष्ट बंटवारा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत क्या है। यानी कि नगर निगम में जो आय इनकम कैसे आएगा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी प्रमुख स्रोत क्या है। तो नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला सड़क निर्माण करना, दूसरा बिजली की आपूर्ति करना, तीसरा जल आपूर्ति करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, नाली बनवाना। बहुत सारे अगर गिनाना चाहेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। रोड के साइड लाइट लगवाना, साफ सफाई का प्रबंध करना, ये सब बहुत सारे हम ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे। ये सभी जो है नगर निगम की आय होती है, यानी उससे इनकम आती है क्योंकि वहाँ पे टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो बच्चों नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास क्या है। समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अवसरों के साथ विकास का लाभ भी समान रूप से प्राप्त हो, अर्थात सभी वर्ग, क्षेत्र, प्रांत के व्यक्तियों का बिना भेदभाव एक समान विकास के अवसरों के साथ साथ होने वाला देश का विकास ही समावेशी विकास कहलाता है। मतलब ये कि जैसे यहाँ हमारे देश में सभी धर्म के लोग हैं और सभी को एक ही भावना से देखने पे ही, अगर हम सबको एक ही तरह से देखेंगे, हम सभी के लिए एक काम करेंगे, सबको इकट्ठे देखेंगे, तो ऐसी ही चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। मतलब उसमें सभी धर्म के लोग, सभी क्षेत्र के लोग बिना किसी भेदभाव के उनका काम संपन्न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्रित अनाज को उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धनों में वितरित किया जाता है। यानी जो समाज में सबसे गरीब लोग हैं उन सभी में उसे बांटा जाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है। तो भारतीय पूंजी बाजार में निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों को शामिल किया जाता है, जैसे वित्त प्रणाली, ऋण और बैंक, ये सब इत्यादि हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमने आज 12 क्वेश्चन कराया है, इसी प्रकार हम कराते रहेंगे। बस आप लोग बने रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए।
आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मैं लिखने का कुछ ट्रिक दूंगा कि अगर आपसे कुछ पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आप उसमें सबसे पहले आप आंसर लिखें कि इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, और उस क्वेश्चन से ऐड करके अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको लिखने की कोशिश करें ताकि आपका आंसर हद तक सही हो सके। तो बच्चों बस जोर लगाइए और अपने वीडियो पे जल्दी, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बच्चों में भी फैलता जाए और मज़ा आए। इस बार 10th में आपको 100 में 100 उठाने का मौका मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बस बिंग वुमेन स्टडी पे बने रहिए क्योंकि अगला वीडियो आप लोग के लिए फिर आने वाला है।